of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall continue the lesson Women's Education written by Sarvapalli Radhakrishnan. Today I shall take its fourth part. Now in the fourth part we start likewise. There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. Give us good women, we will have a great civilization. Give us good mothers, we will have a great nation. When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. Science, history, and geography enable you to get that knowledge. You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. These are still accepted the world over as the objects of education. Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? अब देखिए बच्चों, ये जो पैराग्राफ आया है इसका हिंदी में अनुवाद आपको बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इन लाइनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं जो हम में महान नैतिक शक्ति भर देंगी, जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी जिन पर हमें चलना होता है। हमें अच्छी महिलाएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। हमें अच्छी माताएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं जिनको शिक्षित किया जाता है। उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं। विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आपको उस ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं जिसके द्वारा वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। सारे संसार में इनको अभी भी शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। उस संसार का ज्ञान जिसमें कि आप रहते हैं और तकनीकी कौशल जिनके द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विशेषता क्या है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बहुत अच्छे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं जिनको पढ़कर या जिनको सुनकर हमारे अंदर नैतिकता की भावना प्रबल हो सकती है। और उसी में ये कहा गया है महिलाओं के बारे में कि यदि हमें अच्छी महिलाएं दोगे तो एक महान सभ्यता होगी, परंतु यदि अच्छी माँ दोगे तो एक महान राष्ट्र होगा। यानी किसी भी सभ्यता या किसी भी राष्ट्र
के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? महिला का होता है। जबकि महिला को हमारे समाज में दूसरा स्थान दिया जाता है। ऐसा क्यों? समाज में दूसरा स्थान क्यों दिया जाता है? जबकि सभ्यता का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण करने में महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान है। अब इसके बाद देखिए, जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम शिक्षित क्यों हों? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यानी हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिनको शिक्षित किया जाता है उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर राधा कृष्णन जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है वो शिक्षा क्या शिक्षा देना है? वो शिक्षा देना है कि जिस जगह, जिस संसार में आप रह रहे हैं उस संसार का ज्ञान देना चाहिए। जैसे विज्ञान का ज्ञान देना चाहिए, इतिहास का ज्ञान देना चाहिए, भूगोल का ज्ञान देना चाहिए, जिससे वो ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। यानी हम लोग केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, आप लोग बच्चों प्रैक्टिकल्स भी करते हो। देखो तो वो प्रैक्टिकल क्या है? आपको वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए। और साइंस के बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्यों किया जाता है? वो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल साइंस के बच्चे ही नौकरी ले सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है। आपके यहाँ टेलरिंग का भी क्षेत्र रहता है, आपके यहाँ होम साइंस का क्षेत्र होता है। टेलरिंग के माध्यम से आप कपड़ों के उद्योग में कदम रख सकते हो, हैं? आप अपना उद्योग खोल सकते हो। टेलरिंग करके आप छोटी कमाई अर्जित कर सकते हो। और होम साइंस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें आपको सिखाया जाता है, शारीरिक संरचना सिखाई जाती है और जैसे रोगियों का देखभाल करने के बारे में सिखाया जाता है। तो इस तरह के उसके माध्यम से शिक्षा के आप नर्सिंग में जा सकते हो और भी क्षेत्र में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुकिंग सिखाया जाता है, तरह तरह के जैम, जेली, अचार वगैरह बनाने सिखाए जाते हैं। इससे क्या है, आप एक छोटा लघु उद्योग खोल सकते हो और उस छोटे उद्योग से शुरू करके आप बड़े एंटरप्रेन्योर यानी बहुत बड़े उद्यमी आप बन सकते हो। तो हर शिक्षा आपको दी जाती है वो किस प्रकार की होती है कि आप कुछ शिक्षित होने के बाद कुछ ना कुछ पैसा कमा सकें, यानी जीविकोपार्जन अर्जित कर सकें। इस तरह की शिक्षा हो, ऐसा विशेष ध्यान दिया जाता है। किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विशेषता क्या है? अब देखिए, वो एक प्रश्न कर रहे हैं राधा कृष्णन जी हम सबसे कि हमारे देश में दी जाने वाली जो शिक्षा है उसमें विशेषता क्या है, उसकी क्या विशेषता है? शिक्षित होने की विशेषता तो ये है कि जीविकोपार्जन अर्जित करने के योग्य बनना चाहिए। लेकिन हमारे देश की शिक्षा किस प्रकार की है, इसके बारे में जाना जाए। We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. That has been the main purpose of education. For some centuries, we neglected our women folk. Our tradition, however, has been somewhat different.
पुराकाल्पेषु नारीणां मन्दिरवन्दनं निश्चितः अध्यापनानां वेदानां गायत्री वाक्यं ततः. In ancient times, our women had the ceremony of Upnayan performed for them. They were entitled to a study of Vedas. They were also entitled to the chanting of the Gayatri Japa. All these things were open to our women. But our civilization became arrested, and one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country and women are coming into their own. अब देखिए हमारे देश में शिक्षा की विशेषता क्या थी। हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कौशल या ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है, अपितु उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है, ऐसे संसार में प्रवेश कराना जो अंतरिक्ष तथा समय से परे हो। देखिए अब हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है, राधा कृष्णन जी का कहना है कि वो केवल कौशल और ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि हमें उच्च स्तरीय जीवन प्रदान करने के लिए शिक्षित किया जा रहा है और ऐसे संसार में प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर अंतरिक्ष और समय से ऊपर जाया जा सके। यद्यपि यहाँ बाद में लिखी गई वस्तु पहली वाली लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती है और प्रेरित करती है, अर्थात भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं पारलौकिक संसार के लिए हमें प्रेरणा देता है। शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहता है। कुछ शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समाज को अवहेलना की, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। अब देखिए शिक्षित करने में भी क्या हुआ कि हमारे समाज ने स्त्रियों की अवहेलना की। क्यों अवहेलना की? क्योंकि वो ये मानते थे कि स्त्रियों का काम घर संभालना है, बाल बच्चे संभालना है और घर के अंदर रह कर के कार्य करना है, घर से बाहर निकल के कार्य करने की महिलाओं को आवश्यकता नहीं। ऐसी छोटी सोच थी और यहाँ ये कहा जा रहा है शिक्षित क्यों किया जा रहा है, ताकि एक उच्च स्तरीय जीवन प्रदान हो सके और साथ ही साथ समय और अंतरिक्ष के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सके, जो कि हमारे ग्रंथों में पहले ही लिखा गया है। यानी जिस संसार भौतिक संसार में जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में तो ज्ञान मिलता ही है, साथ ही साथ पारलौकिक संसार के बारे में भी शिक्षा प्रदान करती हैं हमारी ये ग्रंथ। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि ये सब ज्ञान महिलाओं को ज़रूरत नहीं है, उनको इसीलिए उपेक्षित किया जाता रहा है। पुराकाल्पेषु नारीणां मन्दिरावन्दना निश्चितः अध्यापनांका वेदानां गायत्री वचनाम तथा, अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजन करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। यानी प्राचीन काल में ये सारी चीज़ें हमारे देश में थीं, हमारे देश के स्त्रियों के लिए थीं। उनका उपनयन संस्कार होता था, वह वेदों का पाठ करती थीं, गायत्री मंत्र का जाप करती थीं और मंदिरों में पूजा वंदना आदि किया करती थीं। प्राचीन काल में महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे।
उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। ये सारी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थीं। कब? प्राचीन काल में। किंतु हमारी सभ्यता बंधन में आ गई, अर्थात गतिशील न रही, और हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक स्त्रियों की पराधीनता है। तो फिर प्राचीन काल के बाद हमारे देश का पतन होना शुरू हुआ। क्यों पतन होना शुरू हुआ? क्योंकि दूसरे देश के राजा लोग आते थे, आक्रमण करते थे और हमारे देश में राज करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में स्त्रियों को पराधीन बना दिया गया, यानी स्त्रियों को गुलाम की तरह रखा जाने लगा। उनको घर के अंदर ही रखा जाने लगा। उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी गई। उन्हें पढ़ाई लिखाई की परमिशन नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको बहुत कोमल माना जाने लगा। उनको बहुत सुरक्षा प्रदान की जाने लगी और उन्हें कहा जाने लगा कि घर के अंदर ही वो रहें। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में एक क्रांति आई और स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। तो अब उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब महात्मा गांधी जी के प्रयासों से स्त्री शिक्षा का विस्तार हुआ और उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए। और उनकी प्रेरणा का नतीजा है कि आज हम और आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लेसन हमारे आपके लिए है। आज आप बच्चे हैं, कल आप बड़े होंगे और जब बड़े होकर के स्त्री बनेंगे, जब अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने अधिकार प्राप्त हैं इस समाज में, कितने नहीं हैं। तो अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत रहिए, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अच्छी शिक्षा का अर्थ है केवल क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे ये बढ़ते ना जाएं। उसमें पढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वर्ष में जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, उस ज्ञान को भी अपने जीवन की गहराइयों में अपनाएं और तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अच्छी प्रकार से। अपॉर्चुनिटी, अब चलिए ग्लॉसरी में चलते हैं। अपॉर्चुनिटी का अक्सर होता है अवसर, दैट इज चांस, रिक्वायर्स, नीड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, restrained manners, controlled behavior, actually, really, contributes, gives, worthy, able, anxious, eager, imparted, given, purpose, aim, blundering, full of serious mistakes, single-mindedness, concentration of mind at one point, dedication, complete devotion, acquire, get, endow, equip, rapidly, fast, relevant, connected with the subject, scattered, spread all over, adopt, take up, avoid, keep away, decline, decay, compassion, kindness, essential, necessary, considerateness, sympathetic, concern for the rights and feelings of others, mold, change, inheritors, successors, constitutes, makes, essence, substance, self-control, self-discipline, thrilling, exciting, instill into, put into someone's mind by a continuing effect, यानी किसी के मस्तिष्क पर निरंतर प्रभाव डालना, enable, make able, imparted, given,
Initiation, introducing into the knowledge of some art or subject. Transcends, rises above, neglected, did not care for. Women folk, society of women. Traditions, conventions, arrest, enslaved, decay, decline or fall. Exertion, extra efforts. Chanting, recitation, coming to their own, regaining their status. तो बच्चों, ये आज का आपका प्रोग्राम था, ये लेक्चर का, जिसमें लेसन को कंप्लीट किया गया, वुमेन्स एजुकेशन, और उसके बाद ग्लॉसरी का पार्ट आपके सामने रखा गया। अब इसे आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद हार्ड वर्ड्स बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ें, अपने कॉपी में लिखें और समझ लें। फिर इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। जैसे पिछले लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं लिखने के लिए और याद करने के लिए, उसी तरह से इस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिया जाएगा। बच्चों, कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा था कि कैसे करना है। लिटरेचर तो आपको समझ में आ जा रहा है, लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो लैंग्वेज के लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप आशा श्रीवास्तव मैडम जो लैंग्वेज पढ़ा रही हैं इतनी समय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आप उनसे पर्सनली बात करें। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उस हिस्से को आप पर्सनली उनसे पूछें और अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर लें, तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि यदि आप किसी एक कन्फ्यूजन में अटक जाते हैं तो आगे का जो लेसन है या आगे का जो एक्सरसाइज है वो पिछले पर ही बेस्ड होती है। तो इसलिए यदि आपको सेंटेंस लिखना नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, या पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, एंड सो ऑन। तो इसलिए जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, आप एक परमिशन लेटर अपने पेरेंट्स से लिखवा करके लेके चले आएं साथ में, और ला करके अपने टीचर्स को दिखाएं कि मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दिया है कि इस विषम परिस्थिति में भी मैं विद्यालय आकर के अपने समस्या का समाधान कर सकती हूँ। तो आप आइए, कंसर्न टीचर से मिले, अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें और फिर वापस जाएं और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।